कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण शाही जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब आजकल बहुत सारे लोगों में सांस फूलने की समस्याएं हो रही हैं, चलने फिरने में भी सांस फूल जाती है, तो ये किस तरह की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? तो सबसे पहले बिहार टुडे न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शाही है और मैं मेनली सांस रोग से रिलेटेड बीमारियों को देखता हूँ। तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत लोगों को सांस फूलने की समस्या होती है। तो ये जो सांस फूलने की समस्या है, ये कई रीज़न हैं, कई कारण इसके हो सकते हैं। जैसे जिसको अस्थमा है, जिन पेशेंट्स को COPD है, और इवन बहुत सारे पेशेंट्स कोविड के बाद जिनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ, कोविड की वजह से जो लंग में डैमेज होता है, जो फाइब्रोसिस होता है, जो फेफड़ा सिकुड़ता है, उसकी वजह से भी बहुत लोगों में सांस फूलने का समस्या रहता है। और एक डिजीज़ है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि फेफड़े का सिकुड़ जाना। तो इसमें भी सांस फूलने की समस्या रहती है। लेकिन ये जो फेफड़े की सिकुड़ने वाली समस्या है, ये काफ़ी रेयर है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है सांस फूलने का, वो होता है COPD और अस्थमा। जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग COPD और अस्थमा को दमा बोलते हैं। सर, कई लोग अस्थमा और COPD में अंतर करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो दोनों में एक्चुअल में अंतर क्या होता है? तो बेसिकली जो अस्थमा और COPD, इन दोनों बीमारियों को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में दमा बोलते हैं। जिसका भी सांस फूलता है उनको लोग बोलते हैं कि हाँ, इनको दमा हो गया है। बट दोनों में डिफरेंस होता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि एलर्जिक टेंडेंसी होती है, और ये बहुत सारे लोगों में बचपन से होता है। COPD जो एक बीमारी है, वो लेट स्टेज में होता है, मतलब 40-45 के बाद के उम्र के लोगों में, खासकर जो सिगरेट वगैरह पीते हैं और या फिर जिनको धुएं का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है, तो उनमें COPD होता है। और अस्थमा, ये जो एलर्जिक टेंडेंसी है, सांस नली की एलर्जिक टेंडेंसी है, वो कम उम्र के लोगों में भी होता है और कई बार लेट स्टेज में भी होता है। तो इसमें मेनली जो होता है, धूल, धुआं या किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल से या पेंट के स्मेल से ये सांस की बीमारी बढ़ जाती है। और इसमें जो पेशेंट्स होते हैं, जब इनका अटैक होता है उस टाइम पे सांस का फूलना ज़्यादा होता है, फिर बीच में वो ठीक हो जाते हैं, फिर इस तरीके का जब अटैक होगा तब सांस फूलना, खांसी, ये सब होगा। लेकिन COPD के जो पेशेंट्स हैं, उनका सांस फूलना थोड़ा थोड़ा हमेशा रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का मेन जो रास्ता है वो होता है स्पायरोमेट्री, जो फूंकने वाला टेस्ट होता है, मशीन में फूंक के जो टेस्ट होता है, उससे हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पॉल्यूशन कितना जिम्मेदार हो सकता है सांस की बीमारियों के लिए? तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और मेरे हिसाब से पटना जैसे शहर में ये सवाल बहुत लाजमी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे आप चले जाइए तो आपका ऐसे ही दम घुटने लगता है। ठीक है, तो डेफिनेटली पॉल्यूशन का रोल है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं PM2.5 और PM2.5 एंड PM10, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये दो तरीके से ये करते हैं। आइदर ये आपकी सांस नली को डैमेज करेंगे और आप में सांस की बीमारी मतलब COPD कर सकते हैं। दूसरा, जिनको ऑलरेडी अस्थमा है या जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारी है, उसमें ये एक्यूट अटैक, जो एक्सर्जर्बेशन हम लोग बोलते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करता है। ये कहा जाता है कि जिन्हें बार-बार सर्दी जुकाम होती है, उन्हें भी सांस की बीमारियां हो सकती है, तो सर ये कितना सही है? तो बिल्कुल, सर्दी जुकाम जो होता है और सांस की बीमारी, तो हम लोग अपने सांस नली को दो भाग में बांटते हैं, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। अपर एयरवे शुरू होता है नाक से लेके
लरेंस तक। तो इसमें जब होता है, इसमें जब एलर्जी होती है तो वो मैनिफेस्ट करता है आपका नाक से पानी गिरना, छींक आना, सर्दी जुकाम होना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। जी, जी। लेकिन जब वही लोअर एयरवे का एलर्जी होता है तो उसको अस्थमा बोलते हैं। तो ये पूरी सांस नली एक साथ रहती है। तो जिनको अपर एयरवे में एलर्जी है उनको नीचे वाले एयरवे में भी एलर्जी होने का टेंडेंसी हो सकता है, मतलब कि अस्थमा होने का संभावना है। और ऐसा देखा गया है, बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं कि जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, मतलब सर्दी जुकाम ये सब होता है, उनमें अस्थमा ज़्यादा पाया जाता है। जी। इन बीमारियों को डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? अगर किसी को सांस से जुड़ी बीमारियां हैं तो खुद अगर डायग्नोसिस करना चाहे तो कैसे? तो इन बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए अगर कोई इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो पहली बात कि उसको किसी सांस रोग विशेषज्ञ, चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जी, क्योंकि वही इसका डायग्नोसिस ठीक से कर पाएंगे। जी, खुद से करना मुश्किल है। खुद से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जैसे स्पायरोमेट्री हो गया, फिनो एक टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया। ये सारे टेस्ट देख के और उसके बेसिस पे ही इसकी सही डायग्नोसिस हो पाती है, क्योंकि डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्नोसिस सही नहीं हुआ तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। तो इसका इलाज क्या है सर? इस रोग का निदान कैसे किया जा सकता है? तो अस्थमा और सीओपीडी। जी। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसको 100% क्योर नहीं किया जा सकता। जी। बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको 100% कंट्रोल में रखा जा सकता है। जी, जी। तो इवन बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप थोड़े अमेज होंगे, थोड़े आश्चर्यचकित होंगे कि अच्छा इनको भी अस्थमा है। तो जब आप लोगों को नहीं पता होगा तो सौरव गांगुली, इनको अस्थमा है। इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं डेविड बेकहम, उनको भी अस्थमा है। वो अपना इन्हेलर लेते हैं और फुटबॉल खेलने जैसा स्ट्रेनस काम आसानी से वो कर पाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि अगर सही इलाज आपका हो तो अस्थमा को बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा बात है सीओपीडी, जो दमा का दूसरा पार्ट है। जी। तो ये बीमारी मेनली होती है स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से। जी। तो मेरा सुझाव होगा और आग्रह होगा कि जो लोग भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो जितनी जल्दी हो इसको छोड़ दें। और सिगरेट ना सिर्फ सांस नली को इफेक्ट करता है, आपके हार्ट को भी इफेक्ट करता है, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ा देता है। सांस नली को इफेक्ट किया तो दमा, जो सीओपीडी बोलते हैं, उसका चांस बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग सेसेशन, इन्हेलर्स और सही लाइफ स्टाइल, यही इसका इलाज है। जी, इन बीमारियों का इलाज सही लाइफ स्टाइल है। सही लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग सेसेशन और इन्हेलर्स, जो खींचने वाला पंप होता है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल। जो भी ट्रीटमेंट है उसमें बेस्ट यही है, क्योंकि ये डायरेक्ट वहाँ पे जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो हमारे सोसाइटी में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा होता है कि एक बार इन्हेलर स्टार्ट हो गया दैट मीन्स की लाइफ ख़त्म हो गई, इन्हेलर्स नहीं लेना चाहिए, आदत बन जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। इन्हेलर बेस्ट ट्रीटमेंट है और सबसे सेफ ट्रीटमेंट है। जी सर, जिन्हें अस्थमा या सीओपीडी है उन्हें खाने पीने में किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? तो सांस की बीमारियां जिन भी लोगों को है या जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है उनको ठंड से परहेज करनी चाहिए। तो कुछ भी डायरेक्टली फ्रिज से निकाल के नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, चिल्ड वाटर ठंडा पानी नहीं पीना है, और कुछ एहतियात बरतना पड़ेगा। जैसे बाहर से आ रहे हैं, पसीने से भीगे हुए हैं, तो डायरेक्ट फैन के नीचे नहीं जाना है या एसी के नीचे नहीं जाना है, मतलब ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए। नहा कर आए, अच्छे से अपने शरीर को सुखाना है, बालों को साफ कर अच्छे से सुखाना है, उसके बाद ही फैन के नीचे जाना है। एसी में आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और एसी में अगर हैं आप
तो बार बार एसी के रूम में और बाहर, अंदर बाहर बार बार नहीं करना है, क्योंकि इससे चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है और चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वही हानिकारक है। जिन्हें बार बार इस तरह के अटैक आते हैं उनके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो जो भी पेशेंट अस्थमा या सीओपीडी के जिनका बीमारी अनकंट्रोल्ड है जी, तो उसमें क्या होता है कि बार बार अटैक आने की वजह से सांस नली सिकुड़ता जाता है जी, तो आप देखे होंगे कि एक पतला पाइप हो, उससे अगर आप फूंकते हैं तो उसमें आवाज़ होती है जी, उसी तरह से अगर उसका कैलिबर, उसका डायमीटर ज़्यादा है, उसमें फूंकेंगे तो आवाज़ नहीं होगा। तो जिन पेशेंट्स को साए का प्रॉब्लम होता है, आवाज़ लेने में सांस लेने में साए की आवाज़ आती है, इसका मतलब है कि उसका सांस नली सिकुड़ा हुआ है। तो जब भी अटैक होता है इन बीमारियों का तो सांस नली सिकुड़ जाता है और ये सिकुड़ने की वजह से चेस्ट हेवीनेस रहता है, साए की आवाज़ होती है। सो प्रॉब्लम ये होता है कि जब ठीक होता है तो वो सांस नली खुलता है, लेकिन वो 100% नहीं खुलता। हर बार अटैक के बाद 5 या 10% वो परमानेंट होता है और बार बार अटैक होने की वजह से ये जो सांस के नली का सिकुड़न है वो परमानेंट होता जाता है और एट द एंड स्टेज ऐसा कंडीशन आता है कि 2 कदम चलने में भी सांस फूलता है, क्योंकि आपका सांस नली परमानेंटली सिकुड़ गया। तो इसीलिए इसका सही और सही समय पे इलाज बहुत ही ज़रूरी है और इसके इलाज का मेन चीज़ ये होता है कि बार बार जो अटैक आता है उसको रोकना, सो दैट कि जो परमानेंट कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जो सिकुड़न हो रहा है, उसको रोका जा सके। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और विस्तार से इस बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।